हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जिसकी शुरुआत पिछले वीडियो से कर चुके हैं और जिसमें मैंने फर्स्ट सम आपको कंप्लीट करवाया था। आज उसी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है और उसमें आपको 4 सम दिए गए हैं। 4 सम दिए गए हैं, तो आज हम लोग इन्हीं को करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला सम हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. जो प्लाट है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। तो चलिए भाई इसकी हम लोग चौड़ाई को मान के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो दी है तो कह रहा है कि जो चौड़ाई है उससे 2 गुने से भी 1 मीटर वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब चौड़ाई के बारे में नहीं मालूम है, तो चौड़ाई हम लोग मान लेंगे। और फिर जो प्लाट है उसकी आपको एरिया दी गई है और ये है 528 वर्ग मीटर। तो एरिया का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके बराबर में 528 को रख देंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ब्रीड्थ इज इक्वल टू x मीटर। मान लिया है उसकी चौड़ाई x मीटर है, सो दैट इसलिए लेंथ कितनी हो गई, कह रहा था चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ये अधिक है। तो इसका मतलब इसको हमने 2x + 1 लिख दिया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ था, कह रहा था जो एरिया है प्लॉट का वो 528 वर्ग मीटर का है। तो एरिया जो कितना है भाई लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 528 वर्ग मीटर है। अब देखिए जो ये प्लॉट है रेक्टेंगुलर, इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये L × B होता है। तो यही 528 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दीजिए। तो L की जगह पे 2x + 1 रख दीजिए और B की जगह पे x रख दीजिए। तो हम लिखते हैं 2x + 1 × x इज इक्वल टू 528 लिख दिया है। अब जब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है तो इसका मतलब हम 2x + 1 को x से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से जब देखिए 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, और जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x हो जाएगा। और जो बराबर में आपका चल रहा था 528, उसको आप इसी रूप में लिखे रखिए। फिर देखिए इस जो एरिया जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं और इस तरह से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे ए जो है आपका 2 है और सी जो है कांस्टेंट टर्म वो 528 दिया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आप फैक्टर करके देखेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करके इसके देख लेते हैं। 528 के 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 6 = 12 होता है और 2 × 4 = 8 होता है, 2 बन जा, 2 × 3 = 2, 2 जा, फिर 2 × 6 जा और 2 × 6 जा, 2 × 3 जा, 2 × 3 जा, 3 बन जा और 3 बन जा, 11 बन जा, 11। और यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो 2 थी वो भी यहीं पे ऐसे ही रख दीजिए। अब इन दोनों को मिला करके हम कोई 2 गुणनखंड कर लेंगे जिनको जोड़ या घटाने के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 1 बचता हो। तो ज़रा इसको करके देखिए, 11 तिहाई कितना होता है, ये 33 होता है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी ये 32 होता है। तो इसका मतलब 32 और जो 33 है अगर उसको योग करके देखेंगे तब तो ये 65 बनेगा, लेकिन अगर इसको घटा के देखेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये 35 - 32 × x और माइनस का जो 528 लिखा था वैसे ही लिखा रखा है। अब इसका देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 33x - 32x हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा। यहाँ 2 टर्म में आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो सिर्फ देखिए x मिल रहा है, तो इसका मतलब 2x तो यहाँ पे बच जाएगा और 33 जो है वो भी बच जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 2 बचना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 आपको कॉमन मिल रहा होगा, तो 16 दूनी 32। अब देखिए माइनस का कॉमन लिया है, इसका मतलब ये प्लस का जो 528 था वो माइनस का था, वो प्लस हो जाएगा। अब जब इसको आप डिवाइड करके देखेंगे ये 33 ही होगा। अब देखिए दोनों जो ब्रैकेट हैं वो आपके सेम बन गए हैं, इसका मतलब वन टाइम अब यहाँ से जो 2 टर्म हैं उसमें से एक ब्रैकेट आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब ये ब्रैकेट हटेगा तो x बचेगा, और यहाँ से जब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो इसका मतलब माइनस का 16 बचेगा। इज इक्वल टू 0 जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब देखिए ये आपको फैक्टर मिल गए हैं, सो दैट 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस के 33, तो x इज इक्वल टू माइनस 33/2 लिखा हुआ है। अब देखिए किसी भी प्लॉट की लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में हो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक मान जो है पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग छोड़ेंगे। और चाहो तो इस पर लिख देते हैं, हम इम्पॉसिबल लिख सकते हो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर लिखा हुआ है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16 हो गया। सो दैट ब्रीथ इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ उसकी हो गई है, देखिए ब्रीड जो थी उसके 2 गुना करिए, उसमें एक और जोड़ना था, तो इसका मतलब 16 को अगर 2 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो इसका मतलब ये 33 हो जाएगा। और इस तरह से सम नंबर जो फर्स्ट था उसकी आपको लंबाई और चौड़ाई जो बतानी थी वो निकल के आ गई है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। और इसका सेकेंड सम देखिए, लिखा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 306 है, तो संख्याएं बताओ। चलिए भाई देखते हैं। और 2 क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेट the first positive integer is equal to x, और सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1। तो सबसे पहले ये जानिए कि 2 क्रमागत संख्याएं होती कौन सी हैं। जब कभी कोई पूर्ण संख्या की बात की गई हो तो अगर पहली संख्या आपने x मानी है तो अगली क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब उसमें 1 जोड़ के निकाला जाता है। लेकिन जब कभी सम या विषम संख्याओं की बात हो तो इसका मतलब अगर पहली संख्या आपने x मानी है तो उसकी क्रमागत जो संख्या होगी वो 2 जोड़ करके आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही गई थी, पूर्णांक की बात कही गई थी, इसलिए हमने पहला जो है माना है पूर्णांक वो x है, और दूसरा x प्लस 1 है उसका क्रमागत, उसके तुरंत बाद में आने वाला। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, सवाल कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 बनता है। कह रहा था इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 बनता है। तो इसका मतलब एक पूर्णांक देखिए ये वाला था, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बराबर में 306 रख दिया है। x से फिर इसको मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, और 306 को अगर इधर ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जो 306 है उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, और प्राइम फैक्टर इसलिए क्योंकि हमें 2 कोई फैक्टर ऐसे चाहिए हैं जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर x के बराबर आता हो, यानी b के इक्वल होता हो। a और c जो होता है उसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं हम लोग जिससे कि वो b के इक्वल बन जाए, चाहे जोड़ने पे आए चाहे वो घटाने पे आए। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे, फिर उनके 2 ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हम 2 से अगर इसको काटेंगे, 2 इक्कन 2 और 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से कटता है, 3 पचे 15 और 3 इक्कन 3, फिर 3 से 3 इक्कन 3, 3 सती 21 होता है, तो 17 जैसे था वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है। 18 ये वाला और जो 17 ये था इसी को ऐसे ही रखिए। यहाँ पे ये 2 टुकड़े आपके ऐसे बनते हैं जिनको घटाने के ऊपर 1 x के बराबर आ सकता है, यानी b की वैल्यू 1 है तो 1 आ सकता है यहाँ से, तो हम इसी को रख देते हैं।
अब देखिए 18 जो लिखा हुआ उसमें से 17 को घटा देंगे तो इसका मतलब 1 बच जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म लिखा था उसको ऐसे ही लिखे रखिए। ब्रैकेट को खोल के रखते हैं, 306 लिखा हुआ है ये। फिर दो टर्म में आप कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस का 17 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 18 आ जाएगा। अब x प्लस 18 जो है दोनों ब्रैकेट में है तो ऐसे ही रख दीजिए। 1 माइनस 17 जो बचा था ब्रैकेट के बाहर उसको दूसरे ब्रैकेट में ले जा करके रख दिया है। अब देखिए ये आपको फैक्टर मिल गए हैं, तो इसका मतलब इसके मूल आपको निकालना है, यानी इनकी वैल्यू बताना है x की। तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। जो आपका निगेटिव आया है उसको आप छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव आया है वैल्यू उसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम ना ले करके इस वाली वैल्यू को ले लेंगे, तो लिखेंगे हेंस दैट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 17 एंड 18, और यही आपका आंसर हो जाता है। जो आप सवाल पूछ रहा था कि वो दो क्रमागत पूर्णांक बताइए जिनको गुणा करने के ऊपर 306 बनता था, तो सबसे पहली हमने पूर्णांक जो माना था वो x था, और उसके बाद में क्रमागत जो था x प्लस 1 था। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 306 बनता था। इसका जब मान निकाल के देखा, एक तो मान आया है माइनस का 18 और दूसरा आया है प्लस का 17। तो जो माइनस का मान आया है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ऋणात्मक मान जो होता है वो छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे प्लस वाला जो 17 था हमने वो ले लिया। तो समझ जाइए एक चीज़ कि जो पहला आपका पूर्णांक था वो 17 है, और उसका अगला क्रमागत पूर्णांक कौन सा है, 17 से 1 बढ़ा के आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने x प्लस 1 माना था। इसका मतलब वही मैंने 18 लिख दिया है। यहाँ पे जो 18 लिखा हुआ है इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। सम देखिए लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन है उसकी माता उससे जो है 26 वर्ष बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्राम नाउ विल बी 360, और अब से 3 वर्ष के बाद की जो उनकी उम्रें होंगी उनका गुणनफल 360 बनेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है ये बताना है। तो देखिए हम इसको मानते हैं, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, और हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 26 ईयर्स कह दीजिए। अब देखिए अब कहता है अब से 3 वर्ष के बाद जो उसकी माँ की उम्र होगी और उसकी रोहन की उम्र होगी, उनका जो गुणनफल वो 360 होगा। तो ज़रा देख लीजिए 3 वर्ष के बाद में रोहन कितना हो जाएगा। आफ्टर 3 years रोहन विल बी x प्लस 3 years ओल्ड, और रोहन जो है 3 साल के बाद x प्लस 3 साल का हो जाएगा। और उसकी जो माँ है मदर्स एज विल बी, देखिए x प्लस 26 है तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, इसका मतलब x प्लस 29 ईयर ये हो जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सवाल कह क्या रहा था, कहता है 3 साल के बाद दोनों की जो उम्र है उनका गुणनफल 360 बनता है। तो इसका मतलब रोहन की उम्र कितनी है 3 वर्ष के बाद, x प्लस 3, और रोहन की माता जी की उम्र है x प्लस 29, तो ये बनती है 360। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 29x 3 से करेंगे तो 3x प्लस 3 नेमा देखिए 27 होता है, 3 दूनी 6 और 2 8 होता है।
इज इक्वल टू जैसे 360 लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर ये 29 है और 3 ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 32 एक्स हो जाता है। 87 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा, 360 को ट्रांसफ़र कर लेंगे माइनस का हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स और माइनस का देखिए 360 से 87 घटा देंगे, 10 से 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ रह गया 5, 15 हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ रह गया है 2। तो इस तरह से आपको माइनस 200 जो 73 है इसके फैक्टर कर लेना है। तो देखिए 39 माइनस 7 कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। दोनों जो टर्म दिए हैं उनसे कामन ले लो तो एक्स प्लस 39 आ जाएगा, माइनस का 7 कामन ले लोगे तो देखिए 7 तिहाई 21 होता है और यहाँ पे बचेगा 6, 63 हो जाएगा, 7 नेमा 63 होता है। दोनों कोष्ठक एक जैसे बन गए हैं, एक बार ले लिया है कामन दोनों कोष्ठक में से एक को और x माइनस 7 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब देखिए ये फैक्टर आपको मिल गए हैं और इसके लिए अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो छाप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमने एक्सप्लेन किया है आपको, इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस की 39 हो जाएगी और माइनस की हुई तो इसका मतलब ये हो नहीं सकती है क्योंकि किसी की उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। अब लिखते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 हो गया है। तो इसका मतलब रोहन की जो आयु है प्रेजेंट वो आपको मिल गई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7 ईयर्स। प्रेजेंट एज जो रोहन की है वो 7 वर्ष की है। तो मम्मी जो है उनकी अगर प्रेजेंट एज लिखना हो तो इसका मतलब 26 ज़्यादा हैं तो 26 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 33 वर्ष हो जाए। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया है। और इसका जो 4th सम है वो देखिए लिखा हुआ है, ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो रेलगाड़ी है वो सामान्य चाल से किसी यात्रा को 480 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और यदि ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय ज़्यादा लेती है। बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो रेलगाड़ी है उसकी चाल बतानी है आपको। चलिए देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है भाई? देखिए डिस्टेंस इसमें है 480 किलोमीटर। इसका मतलब समय कितना होगा? टाइम टेकन टू ट्रेवल टू 480 किलोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। भाई हमने लिख दिया है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको समय कितना लगेगा, तो ये दूरी बटे में चाल होती है, तो हमने वही लिख दिया है यहाँ पे। देखिए दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है उसकी थी x, यानी इतना आवर्स उसको लगेगा। अब वो कहता है अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसकी कम होती तो 3 घंटा समय उसको ज़्यादा लग जाता है। तो अब देख लीजिए सेकेंड शर्त में हमने लिखा इफ़ स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर
देन अब देखिए टाइम कितना इसको लगेगा, डिस्टेंस अपान स्पीड ही होती है, डिस्टेंस 480 ही है लेकिन स्पीड x-8 है। अब इसको इतने आवर्स लग जाएंगे। अब देखिए भाई जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब इस वाले समय से अगर ये ट्रेन जा रही थी इस वाली स्पीड से तो इतना घंटा लगा था, और अब जो स्पीड उसकी कम हो गई है तो इसका मतलब ये इसको 3 घंटा ज़्यादा लग गया है। तो जब इसको 3 घंटा ज़्यादा लग गया है, अगर 3 घंटा इसको कम कर दें तो क्या ये दिन दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? वही चीज़ करके देख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 480 बटे में x माइनस 480 बटे x माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस का हम लोग 3 लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे इसको तो हो जाएगा 480 x माइनस, अब 480 को जब इसको कर दिया x से तो 480 x हो गया 4। अब इसको 8 से भी करना है तो 8 से 4 और 8 आई देखिए 64 होता है, 8 चक्कू 32 और 6 ये 38 होता है, इतना हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, फिर 480x हो जाएगा, और इसको जब यहाँ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस का 3 होगा। ये देखिए प्लस माइनस है, इसको हम लोग काट देते हैं। और अब इसकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो माइनस का 3x² और प्लस का 8x इज इक्वल टू माइनस 38 40 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3x² प्लस का 8x और प्लस का 3840 हुआ इज इक्वल टू 0 हो रहा है। देखिए किसी संख्या से काट के थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है, बस साइन इसके हम चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 3x² माइनस 8x लिख दीजिए और माइनस 3840 बराबर 0 लिख दो, आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसको ये 40 और 32 आपको मिलता है, जिनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में b के बिल्कुल इक्वल माइनस का 8 ही बच जाएगा। चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का 40x और देखिए अब प्लस का 32x हो जाएगा। c जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, दोनों जो दो टर्म्स हमने कर लिए हैं इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 3x माइनस का 40 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वो 3x माइनस का 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिल रही जो कॉमन ले ली जाए जिससे कि 32 को आप डिवाइड कर दो तो 3 आ जाए। इसका मतलब सवाल जो है पीछे से कुछ गलत हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करके थोड़ा सा सवाल को देखते हैं, तो यहाँ से देखिए सवाल जो चला हुआ था ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो ठीक आपकी हुई है। अब इसको जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x² और देखिए ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 8 ही लिखा रह गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 लिखना चाहिए था, 8 तिहाई 24 होता है। चलिए तो इसको अब हम सही करके लिखते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जो करके 24 करना चाहिए था, जो गलती से यहाँ पे 8 ही लिख गया था, इसको अब फिर से हम लोग माइनस का 3x² प्लस देखिए 24 होना चाहिए था इज़ इक्वल टू माइनस का 3840 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा। अब इसको देखिए 3 से आप काट के थोड़ा छोटा कर सकते हो, और माइनस का 3x² प्लस का 24x और प्लस 3840 इज़ इक्वल टू 0। एक बार मैंने और इसको ट्रांसफ़र करके लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे इसको काट के हम लोग लिखेंगे, इसका साइन भी हम लोग चेंज कर देते हैं और साथ ही इसको 3 से भाग भी दे देते हैं। तो हम लिखेंगे x² माइनस, सबको 3 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 अट्ठी 24 यानी 1280 हो जाएगा। अब फिर इसका फैक्टर करके देखेंगे, और फैक्टर इसका जो बनता है वो 40 और 32 ही बनता है। माइनस 1280 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। इस ब्रैकेट खोल के देख लेते हैं, 40x प्लस 32x माइनस 1280, और देखिए दो टर्म में यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 यहाँ पे भी बच जाएगा, इज़ इक्वल टू 0।
तो x माइनस 40 और x प्लस ये 32 जो लिखा हुआ है बाहर, इसको अगले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ये फैक्टर आपको मिल गए हैं। इसका मतलब x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो फैक्टर के बराबर में 0 रख करके कांस्टेंट टर्म को बराबर के बाहर भेज दिया है। इसी तरह से x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 लिखा था, इसको माइनस कर दिया है। अब यहाँ देखिए, हमें आपको बताना था रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। यहाँ पे जो माइनस आया है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और यही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है, ये इम्पॉसिबल लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस में किसी की चाल नहीं हो सकती है। हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर देखिए पर आवर हो गई। और इस तरह से जो सम नंबर 4 था उसका जवाब आपका हो जाता है। और इसी के साथ में आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज जो 4.1 थी वो भी पूरी हो गई है। हमारा प्रयास है आपको हाई स्कूल की जो मैथ है बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक पढ़ाने की। और आप लोग बताइए कमेंट करके आज का हमारा प्रयास कैसा लगा है। और अगर यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में